दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हम लोग अब अपनी पॉलिटिक्स की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था भारत का संवैधानिक विकास। आज का हमारा दूसरा चैप्टर है संविधान की उद्देशिका। चैप्टर का नाम क्या होगा? संविधान की उद्देशिका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष प्रश्न ये आता है कि उद्देशिका क्या है। ठीक है, तो प्रश्न पहला ही क्या है? उद्देशिका क्या है? सामान्यतया दोस्तों प्रत्येक अधिनियम का आरंभ ही उद्देशिका से होता है, जो उसके मुख्य आदर्शों व आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। तो उद्देशिका का कार्य क्या है? जैसे कि संविधान का आदर्श क्या है, उसका आकांक्षा क्या है, किस उद्देश्य से उसको बनाया गया है, इसका वर्णन ही क्या होता है? उद्देशिका में होता है। उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देता है कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है उद्देशिका। ठीक, दूसरा प्रश्न आपका क्या है? क्वेश्चन पूछता भी है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका कहाँ से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत क्या है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव है। और यह क्या है? ऑस्ट्रेलिया एवं यूएसए का क्या है? संविधान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि अक्सर आपसे पूछता क्या है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका को लिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये दो देशों के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। उद्देशिका में संशोधन कब किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन करके प्रथम पैरा में समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और छठे पैरा में और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया। तो संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और दोस्तों इसमें कई चीज़ें जोड़ी गई, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को ही लघु उद्देश्य आप कहेंगे, एक तरह से लघु संविधान की उपमा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया। तो इसमें क्या है? 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 में इसको अंगीकृत किया गया। इसका मतलब संविधान की उद्देशिका को या संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। हालांकि ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न बनता है कि जैसे जो उद्देशिका है या प्रस्तावना इसी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, तो दो वाद थे, इसे ध्यान रखना है। इन री बेरुबारी वाद 1960 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। इसके न रहने से इसके मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, फिर भी जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, वहाँ संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में
उद्देशिका या आप कहें प्रस्तावना सहायक है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि क्या संविधान या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को उलट दिया और यह मत दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। हमने अभी क्या पढ़ा? इंद्र बेरुबारी के बाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, जबकि अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या कहा कि संविधान की उद्देशिका उसका एक अभिन्न भाग है। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, किंतु मूलभूत ढांचे को छोड़कर। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। निर्वचन मतलब व्याख्या करने में संविधान के उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई न्याय नहीं दिया जा सकता, ठीक है, लेकिन इसका जो है संविधान का एक भाग की तरह ही महत्व है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था, जबकि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने क्या कहा कि संविधान की मूल आत्मा क्या है? उद्देशिका है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि किसने कहा है, उसके आधार पर इसका निर्णय लेंगे। यद्यपि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। पुनः के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा दी है। उद्देशिका में प्रयुक्त अगला है, जैसे कि हम लोगों की उद्देशिका में कई शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ क्या है। तो उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। तो आपसे पोस्ट क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा कि उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग के समरूप है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि उद्देशिका में प्रयुक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? तो उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है, अर्थात हम संप्रभुत्व या संप्रभुता संपन्न देश हैं। उद्देशिका में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। संविधान के विभिन्न उपबंधों यथा आर्थिक न्याय भाग 4 विशेषतः अनुच्छेद 39, 39B, 39C के तहत समाजवादी दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। इन अनुच्छेदों से यह ज्ञात होता है कि
देश के भौतिक साधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा तथा धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसे भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द राज्य से तात्पर्य है कि राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा, बल्कि वह तटस्थता के साथ सभी धर्मों को समान भाव से संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक वैयक्तिक विषय माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारा संविधान कहता है कि हम लोग यहाँ एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य हैं। लेकिन वर्तमान में देश की कंडीशन क्या है? इस तरह की धार्मिक उन्माद चल रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ चल रही है। क्या यह देश के लिए अच्छा है? क्या वास्तव में हम पंथ निरपेक्षता की ओर बढ़ रहे हैं? हम आज किस चीज़ पे बहस कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र हो, ऐसा हो, इस तरह की कंडीशंस हैं। तो ये बातों पर हमें विचार करना होगा कि निश्चित रूप से हमें पंथ निरपेक्षता की ओर आगे बढ़ना है, जिससे देश का विकास हो, न कि हम सेक्युलरिज्म असहिष्णुता की ओर आगे बढ़ें। ठीक है। हमें किस चीज़ पे बढ़ना है? देश का विकास जिस तरफ हो, पंथ निरपेक्षता की ओर बढ़ना है। ठीक है। तो हम आप तो शिक्षित हैं, कम से कम हम आप इस चीज़ पर ध्यान दें। ठीक है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त लोकतंत्र शब्द का अर्थ है लोगों का तंत्र, अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए व जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन चलाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ मेन कौन है? जनता है, क्योंकि वही शासन की पूरी शक्ति उसी में निहित होती है। ठीक। भारत एक गणराज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत एक गणराज्य है, इससे यह तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। गणराज्य के सभी नागरिक समान हैं और वह किसी भी लोकपद हेतु निर्वाचित हो सकते हैं। इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र को अपनाया गया है, न कि गणतंत्र को। मतलब हमारे यहाँ जो वास्तविक सत्ता का अधिकारी है, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति, वह वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि उसका हम क्या करेंगे? चुनाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कितने संकल्प व्यक्त करती है? तो संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को अधोलिखित न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता सुनिश्चित कराने का संकल्प करती है। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति एवं विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता दी गई है। फिर हमें प्रश्न उठता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, इसीलिए 26 नवंबर को ही विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों को अंतर्विष्ट किया गया, उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों को अंतर्विष्ट किया गया है, उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों में की गई है। ठीक है। हमारे संविधान के निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुजन सुखाय पर, वे चाहते थे कि हमारी प्रस्तावना कैसी हो? बहुजन सुखाय पर आधारित। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना उसका अभिन्न अंग है तथा यह महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसमें संशोधन हो सकता है,
कौन करेगा? संशोधन कौन करेगा संविधान की प्रस्तावना में? संसद। किंतु इस प्रकार नहीं कि उसका मूलभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी विशालता का सबसे बड़ा कारण केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन, उसकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और लगभग दोस्तों 450 से ज़्यादा माने 460 अनुच्छेद तक लगभग वर्तमान में हो गए हैं। हालांकि उसमें परिवर्तन जो है अलग से नहीं किया गया, कोई उपखंड जोड़कर ही किया गया है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। यह दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई और यह नगर पालिका से संबंधित है। किसने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा है? तो सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान कहा है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा था? तो संविधान कैसे हो सकता है? लिखित या अलिखित हो सकता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, यद्यपि इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का भी स्थान है, फिर भी संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप है। अगर प्रथाओं को जोड़ा जाएगा लेकिन अगर वो संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप होगा तब। ध्यातव्य है कि यूएसए का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है, अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई। यह व्यवस्था राज्य व केंद्र में दोनों है हमारे यहाँ। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में होती है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अपने नागरिकों के लिए कुल 6 मूल अधिकारों का वर्णन है। यह कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह राज्य की विधायी या कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन के रूप में होता है। संविधान द्वारा नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में अंतर्विष्ट किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ पर है? तो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्धारण में कुछ मार्गदर्शक पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन कर्तव्यों का पालन कर राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं। ऑस्टिन ने इन सिद्धांत को राज्य की आत्मा कहा है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पर है? तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश मूल संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 का जोड़कर
कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 11वां मूल कर्तव्य कब संविधान में शामिल किया गया? तो 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोगों का है, भारत में कैसी न्यायपालिका है? तो संघात्मक संविधान में संघ व राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के निर्वचन का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। उस पर संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। इसके लिए भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या भारतीय संविधान कठोर है अथवा अधिक नम्य है? तो संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य व अनम्य दो प्रकार का होता है। वे संविधान जिनमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है अनम्य कहलाते हैं, तथा जिनमें संशोधन सरलता से किया जा सके नम्य संविधान कहलाता है। भारतीय संविधान में कुछ संशोधन बहुत कठोरता से होते हैं, अतः कुछ आसानी से होते हैं। अतः हमारा संविधान नम्यता व अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार।